प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, नए पन्ने पे हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये आपका ये क्या लिखो, पहला प्रॉपर्टी लिखो। प्रॉपर्टीज कितने लोग के स्कूल में स्टार्ट हो गया बताओ तो हाथ उठाओ। समझ में तो आया होगा पूरा। देखो सुनो, आज ना बस 2-4 प्रॉपर्टी में आप लोगों को लिखाऊंगा, एप्लीकेशन वगैरह अगले क्लास से करेंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी लिखो, विद्यार्थियों रो मत, लिखो पहला प्रॉपर्टी लिखो, द डिटर्मिनेंट ऑफ A and A transpose, the determinant of A and A transpose are equal। यहां बोर्ड पर देखो इसका मीनिंग क्या है। सपोज करो डिटर्मिनेंट ए है हम लोग के पास में ABC DEF GHI, और डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज होगा आप लोग के ABC DEF और GHI, लेकिन भगवान के दया से दोनों बराबर है। ठीक, लिख लो इसको नीचे, बस ये एग्जांपल डाल के ऐसे लिख लो, हो गया। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, इफ we interchange any two row or any two column of the determinant, then we have to apply a minus 1. We have to apply a minus 1. A minus 1 in the coefficient. We have to apply a minus 1 in the coefficient. देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काम आएगा बहुत आप लोग के। यहाँ देखो बोर्ड पे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अरे है कि नहीं है? अब आप देखो किसी भी दो लाइन को एक्सचेंज करो, आप ना ऐसा कर सकते हो, R1 एक्सचेंज विथ R3, आपको ये अच्छा ना लगे C1 एक्सचेंज विथ C2 कर लो, जैसा भी आपका जरूरत है आप उसी हिसाब से चेंज कर लो। अगर ये किए आप तो डिटर्मिनेंट के अंदर तो कहानी ऐसा हो जाएगा GHI DEF और ABC, लेकिन बाहर आएगा एक -1। क्लियर है? अब मान लो कि ऐसा अगर किए तो क्या होगा बताओ, बोलो। C नहीं, BEH और बोलो ADG और बोलो CFI, और बाहर क्या आ जाएगा एक -1। अब एक सेकेंड रुको, सपोज करो इसके ऊपर में मैं दोबारा लगाता हूं R2 इंटरचेंज विथ R3, 2 बार, एक और बार लगा दिया तो क्या होगा बताओ, बोलो बोलो। GHI नीचे ABC फिर DEF। अब सुनो, एक -1 तो पहले से ही था, अरे था कि नहीं था, और अभी फिर से एक और ऑपरेशन लगाया बोल के इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक और -1 आ जाएगा। जितने बारी लाइन एक्सचेंज करोगे उतने बार आपको बाहर एक -1 देना पड़ेगा। लाइन एक्सचेंज आप रो का भी कर सकते हो और लाइन एक्सचेंज आप कॉलम का भी कर सकते हो, जरूरत के हिसाब से। कॉपी करो, लिखो if any one row or column of a determinant, if any one row or column of a determinant is zero, then the value of the determinant is 0, then the value of the determinant is 0। ठीक है, मेरे तरफ देखो, देखो इसके कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि एक डिटर्मिनेंट ऐसा है 0 0 0 ABC DEF, ठीक है, या ऐसा है डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू से 0 0 0 CDE GHI,
अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में कंप्लीट एक लाइन, ऐसा नहीं कि एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है, एक कंप्लीट लाइन आइदर हॉराइजॉन्टल या वर्टिकल अगर जीरो हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिना कैलकुलेट किए ही जीरो लिख सकते हो। और ऑब्वियस सा बात है, जो लाइन जीरो होगा उससे अगर आप खोलते हो तो सारा एलिमेंट जीरो ही निकलेगा, तो फर्क क्या पड़ता है? बात आया समझ? छाप लो एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट लिखो, हाँ लिखो, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, इफ एनी टू रोज or any two columns of a determinant are identical, if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. Then a value of the determinant is 0. एग्जाम्पल देखो बोर्ड पर, मान लो कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं, सीधा 0। मान लो कि डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू, कहीं लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3, तो आंसर सीधा 0। तब नहीं काम करेगा, एक रो और एक कॉलम आइडेंटिकल वैसे हो ही नहीं पाएगा, गड़बड़ होगा। देखो 1 2 3, अच्छा हाँ सेकंड से कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड से नहीं कर पाओगे, नहीं तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। तब आप ये बोलना चाह रहे हो ना कि 1 2 3 1 2 फिर 3 0 1 6 7 कुछ भी लगा लो, यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं। दोनों रो होना चाहिए आइडेंटिकल या दोनों कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, बात आया समझ? यहां सॉल्व नहीं करना, सीधा 0 हो जाएगा। हो गया? अरे हो गया। नेक्स्ट लिखो, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, if elements of any row or any column of the determinant is written as sum of two elements, then the determinant can be broken into sum of two determinants, ब्रैकेट में लिखो, एक बार में जो बोल रहा हूं वही लिखना। देखो एक बार में एक ही लाइन टूटेगा, एक बार में एक ही लाइन टूटेगा, ठीक है? बोर्ड पर देखो, मैं दो एग्जांपल दिखाऊंगा, दोनों से क्लियर हो जाएगा बात। सपोज करो x प्लस वाई फिर a प्लस बी और से 3 प्लस कुछ भी लिखा हुआ z लिखा हुआ सपोज, और यहाँ पे a b c d e f लिखा हुआ। ये मान लो कि एक डिटर्मिनेंट था, सपोज करो इसका नाम है डिटर्मिनेंट e, बता रहा समझ? अब इसके अंदर में ये जो लाइन है, पहला वाला लाइन, इसमें हर एलिमेंट दो दो आदमी के सम की तरह लिखा हुआ है। आप अगर यहाँ चाहो तो इसका दो डिटर्मिनेंट बना सकते हो, ऐसा देखो x a 3 a b c d e f प्लस y b z a b c d e f। क्या ये बात क्लियर हुआ? रुक जाओ, यहां पर पंच है। अब सुनो, यदि ऐसा होता कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, यहाँ पे डी ई एफ होता, क्लियर है?
अब यहां से 2 डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा, यहां से 4 डिटर्मिनेंट बनेगा। लॉजिक समझ रहे हो? आप एक ही बार में ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड, मतलब ऐसा एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ एक डिटर्मिनेंट, प्लस दूसरा होना चाहिए वाई जेड एक्स बी सी डी डी ई एफ। ये करना गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। आप इसको ऐसे तोड़ोगे कि सपोज करो पहले लाइन के लिए एक बार तोड़ा, तो जब पहले के लिए तोड़ा तो ये दूसरा इंटैक्ट रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है, तो टूटेगा ऐसा एक्स वाई जेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डी ई एफ। फिर टूटेगा वाई जेड एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डी ई एफ। फिर अगले बार में तोड़ रहे हैं तो इसको फिर से तोड़ो, तो टोटल आपके हाथ कितना डिटरमिनेंट लगेगा? 4। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। जिन लोगों को नहीं आया क्लास के बाद पूछें, ठीक? बाकी का दो देखो मैं बताता हूं, इसमें से अगर तोड़ोगे ना तो ऐसा टूटेगा एक्स वाई जेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डी ई है, ये हो गया। प्लस दूसरा वाला हो जाएगा वाई जेड एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डी ई है, ठीक है। फिर ध्यान दो बोर्ड पर। अब यदि देखो ये 2 टूटा, ये मैंने किसके अकॉर्डिंग तोड़ा? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। अब 2 यदि और चाहिए तो देखो क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ प्लस एक्स वाई जेड बी सी डी डी एफ। पहले वाले से 2 टू, सिमिलरली दूसरे वाले से भी 2 टू, वाई जेड एक्स ए बी सी डी एफ, फिर से प्लस वाई जेड एक्स बी सी डी डी ई एफ। लो घूर लो, आया समझ? अरे आया समझ? छाप लो एग्जाम्पल के नाम पे। अब बोलो। हाँ, तो अब 3 + 0 इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि पूरा लाइन जो है ना वो 2 आदमी के सम में होना चाहिए, पूरा लाइन, हर एक एलिमेंट। तो यदि किसी में गड़बड़ हो रहा है तो +0 के हिसाब से सोचो। छाप लो दोनों एग्जाम्पल, और ना ये वाला पार्ट भी छाप के काट देना कि ये नहीं होता है। टेंशन नहीं। हाँ सुनो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। इफ, विद्यार्थियों लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिखो। इफ वी मल्टीप्लाई a determinant by k, if we multiply a determinant by k, then that k, अरे देखो, if we multiply a determinant by k, then that k is given to only one of the lines of the determinant। अब लोग ऐसे लिखो, मैं समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। लाइन्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, एनी वन ऑफ द लाइन्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखो ये प्रॉपर्टी को स्टार मार्क कर लो, इसमें सब स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है। ध्यान से देखो बोर्ड पर, देखो यहां देखो, ए इक्वल टू, सपोज करो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 ए का मतलब क्या होगा बताओ तो? 5 10 15 20 25 30 35 40 45। समझ में आ रहा है? तो देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि बाहर कोई नंबर प्रदान करने का मतलब कोई भेदभाव नहीं, सबको मिलेगा, सब में बटेगा। क्लियर है? लेकिन यदि यहीं पे ये ए डिटर्मिनेंट हो कि दिस इज इक्वल टू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें भी मान लो कि आप एक तो 5 दे दो, ठीक है। ये 5 जो आप दोगे ना, इस 5 को देखो यूज करने का बहुत तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से सुनो, इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यू कैन ट्राई डिटर्मिनेंट 5 10 15, बाकी एज इट इज 4 5 6
7 8 9, बात आया समझ? या फिर यू कैन गो फॉर 1 2 3 20 25 30 7 8 9, या फिर यू कैन गो फॉर 1 2 3 4 5 6 35 40 45, या फिर यू कैन ऑल्सो गो फॉर 5 20 35। बात समझ में आ रहा है? ऐसा दो केस और बनेगा। अब मैं अपने बात को फिर से रखता हूं। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब बाहर कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर, सबको मिलेगा वो। डेटर्मिनेंट के केस में लेकिन यदि बाहर कोई नंबर आप देते हो तो वो किसी एक लाइन को मिलेगा। लाइन से आई एम ट्राइंग टू मीन 1 2 3 4 5 6, किसी एक को। अब 6 में फिर 7वां डायगोनल मत इमेजिन कर लेना, बात आ रहा समझ? आइदर कोई एक हॉराइजॉन्टल लाइन या फिर कोई एक वर्टिकल लाइन। रुको, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरा बात है। ये बात तो हुआ कि कोई नंबर अगर होगा तो वो भीतर कैसे घुसेगा। दुखद बात यह है कि नंबर निकलेगा भी ऐसे ही। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। यहां पे घुसा तो सबको मिला, निकलते समय सबसे निकला और एक ही टू निकला, बात आया समझ? यहां पे घुसते समय किसी एक लाइन को मिला, निकलते समय भी वो किसी एक लाइन से निकलेगा। बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। डेटर्मिनेंट ए इक्वल टू मान लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या होगा, यदि आप 2 कॉमन निकालना चाहते हैं ना, तो ये 2 टाइम्स ऑफ डेटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा। बात आ रहा समझ? ये गलत है। अब इसमें क्या होगा, देखो आप ना लाइन बाय लाइन कॉमन लो। आप कॉलम चूज कर सकते हो, आप रो चूज कर सकते हो। मान लो कि मैं रो से लेना स्टार्ट करूं तो पहले से लूंगा तो एक 2 आएगा, दूसरे से लूंगा एक और 2 आएगा, तीसरे से लूंगा एक और 2 आएगा। बात आ रहा समझ? अरे बात आ रहा समझ? और अंदर अब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हुआ? तो बाहर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 का क्यूब आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक सवाल पूछना है मुझे, ये पक्का क्लियर हो गया ना सबको? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सुनो सवाल सुनो। अगर ए एक 3x3 का मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मानो 4 है, डिटर्मिनेंट 5a का वैल्यू क्या होगा? देखो उत्तेजना में आंसर मत दो, लेट योर माइंड थिंक। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या हो रहा है, एक खुद क्या है, अरे एक खुद क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स। एक खुद क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स। ये जो नंबर है, ये नंबर अंदर किसके जा रहा है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट। अरे मैट्रिक्स 5 देखो सीधा जुड़ गया ना, तो वो गया मैट्रिक्स के अंदर। अब जब आप बाहर निकालोगे तो बाहर किससे निकलेगा, अरे बाहर किससे निकलेगा, अब डिटर्मिनेंट से निकल रहा है। कैसा डिटर्मिनेंट, जिसके पास में कितना को लाइन है, 3 लाइन है। अगर हॉराइजॉन्टल इमेजिन करो तो 3 है, या वर्टिकल इमेजिन करो तो भी 3 है। बात आ रहा समझ? तो अब जब ये 3 लाइन से बाहर निकलेगा तो माथे पे क्या लेके निकलेगा, 3। बात आ रहा समझ? और अंदर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। सो आंसर इज 125 इंटू 4। क्या ये क्लियर हुआ? बिल्कुल। अरे बेटा सोचो, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको तो यहां डिटर्मिनेंट बनाना ही पड़ेगा, तभी आंसर निकाल पाओगे। अब 5 जैसे ये जब घुस रहा है तब तो मैट्रिक्स में घुस रहा है ना, तो सब में घुसा ही होगा, तो निकलते समय सबसे निकलेगा ही निकलेगा। इनफैक्ट इससे रिलेटेड मैं एक बात भी बता सकता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो कि ए एक n इंटू एन के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का वैल्यू होता है k टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। बोलो हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ? लिखो इसको, हुआ लिखो। पहले एक नोट लिखो, नोट में लिखो, कॉमन लेते समय जो मैं बोल रहा हूं वही लिखें। कॉमन लेते समय पूरा डिटर्मिनेंट से एलिमेंट नहीं निकलता है। कॉमन लेते समय पूरा डिटर्मिनेंट से एलिमेंट नहीं निकलता है, मात्र पूरा डिटर्मिनेंट से एलिमेंट नहीं निकलता है,
मात्र एक रो ये एक लाइन से निकलेगा, मात्र एक रो या एक लाइन मतलब एक कॉलम कर दो, मात्र एक रो या एक कॉलम से निकलेगा। देखो जब भी ये बात आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को याद आ जाएगा कि मैं क्या मीन कर रहा था, ठीक है। अब नीचे नोट नंबर 2 लिखो, ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 में लिखो इफ ए एन इंटू एन मतलब ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n बाई n का, देन डेटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू k पावर n इंटू डेटर्मिनेंट ए, ठीक है। देखो ये मैं एक और बार समझा देता हूं, ठीक है। ए जो है कितने ऑर्डर का है यहाँ पे, n इंटू एन, यानी कि n हॉराइजॉन्टल लाइन है और n क्या है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है। ये k एंट्री किस में कर रहा है, मैट्रिक्स में, तो ये सब एलिमेंट को मिल चुका होगा। कॉमन लेते समय मैंने क्या बोला आपको कि एक एक लाइन से निकलेगा। हमारे पास में कितना हॉराइजॉन्टल लाइन है बोलो, n हॉराइजॉन्टल लाइन, तो कितना बार निकलेगा, n बार निकलेगा। ये वर्टिकल से निकालोगे तो भी कितना बार निकलेगा, n बार निकलेगा, इसीलिए बाहर कितना आएगा, k पावर, अरे बोलो, इंटू डेटर्मिनेंट, ठीक है। डेटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट होता ही नहीं। चलो आज के लिए इतना ही। पहले एक क्वेश्चन कर लो ताकि थोड़ा मन को अच्छा फील हो। बस प्रॉपर्टी सीखते रहोगे तो क्या होगा, सवाल भी तो करना है। देखो क्वेश्चन लिखो, इफ डेटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4, बोर्ड से देखो, डेटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 एंड ए के सब्सक्रिप्ट में लिखो 4 इंटू 4 एंड ए 4 इंटू 4, then find the value of number 1 लिखो डेटर्मिनेंट ट्वाइस ए, नंबर 2 डेटर्मिनेंट 3A ट्रांसपोज, ठीक है। नंबर 1 का आंसर लिखो, डेटर्मिनेंट ट्वाइस ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू डेटर्मिनेंट ए। ये समझ में आया आप लोगों को, कैसे हुआ बताओ। 4/4 का ऑर्डर है तो 4 लाइन से बाहर जाएगा, कुल 4 2 बाहर जाएगा, इसलिए 2 बार 4 हो गया। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 4, 2 पावर 4 इंटू 4, 2 पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या दिया है 3 टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज, लिखो दिस इज इक्वल टू 3A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 पावर 4 इंटू डेटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। बोलो हाँ सर, मुझे समझाओ कैसे हुआ। A ट्रांसपोज में भी 4/4 होगा, मतलब 4 लाइन वर्टिकल 4 लाइन हॉरिजॉन्टल। सारे लाइन में से यदि एक एक 3 को कॉमन सोचेंगे तो टोटल 4 3 मेरे पास होगा, इसलिए बाहर 3 पावर 4। और क्या लिखा है अंदर, डेटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू लिखो 3 पावर 4 इंटू डेटर्मिनेंट A। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि डेटर्मिनेंट A और डेटर्मिनेंट A ट्रांसपोज का वैल्यू सेम होता है। दिस इज इक्वल टू 3 पावर 4 इंटू कितना 4, तो कितना हो जाएगा 324, 81 इंटू 4, हाँ 324। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, अब ये प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा 7, लिखो प्रॉपर्टी 7 में लिखो, प्रॉपर्टी 7 में लिखो वी कैन बोलू वी कैन चेंज एनी रो, we can change any row or any column of a, we can change any row or any column of a determinant by adding or subtracting
मल्टीपल ऑफ सम अदर रो और सम अदर कॉलम रिस्पेक्टिवली। इसमें लिखो Ri रिप्लेस्ड बाय Ri प्लस माइनस K1 Rj प्लस माइनस K2 Rk और लिखो Ci रिप्लेस्ड बाय Ci प्लस माइनस K1 Cj प्लस माइनस K2 Ck और K2 Rk। ये लिख लो, मैं बताता हूं कि ये क्या हो रहा है। ये लिखना हो गया सबका? देखो इसको लिखो, जैसा ये है वैसे ही लिख लो, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हो रहा है। लिखना हुआ? चलो मेरे तरफ देखो। आप लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन का थर्ड प्रॉपर्टी याद है? क्या करते थे जीरो बनाने के लिए? कि कोई भी रो को सपोज करो ऐसे रिप्लेस कर देते कि R1 चेंज्ड बाय R1 माइनस 2R2 या R1 माइनस 2R3, ऐसा याद है आप लोग को? सेम वही प्रॉपर्टी है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे देखो, जब Ri बदलोगे, अब Ri मतलब R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है और R3 भी हो सकता है, तो जो भी Ri यहाँ चेंज हो रहा होगा उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो खुद चेंज हो रहा है वो खुद किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन बाकी बचा हुआ दो रो को या बाकी बचा हुआ दो कॉलम को आप कोई भी नंबर K1 K2 अपने सुविधा अनुसार, अपने लॉजिक अनुसार यहां पे लगा के मल्टीप्लाई करके आप Ri के साथ में जोड़ या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? ये एग्जैक्टली प्रॉपर्टी 3 ही है एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला। खाली क्या होता था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में अपन बस एक ही रो यूज करते थे चेंज करने के लिए, एक बार में दो रो यूज नहीं होता था। यहां लेकिन एक ही बार में दो दो रो हम लोग यूज कर सकते। बात आया समझ? एक बात और है, जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या था कि अगर शुरुआत में आप रो यूज किए तो पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ रो ही यूज करना है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में वैसा नहीं होता। जहां आपको लगेगा कि रो हेल्पफुल है वहां रो लगाओ, और जहां आपको लगे कि कॉलम हेल्पफुल है वहां पे आप कॉलम लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में जब ये कराया होगा तो आप लोग को एक ही स्टेप में एक से ज्यादा ऑपरेशन यूज करके दिखाया होगा कि R1 को इससे बदल लो, R2 को इससे बदल लो। लेकिन हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग एक स्टेप में एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है इसका मैं आप लोग को समझाता हूं। एक्चुअल में क्या है कि आप साइमल्टेनियसली दो ऑपरेशन लगा तो सकते हैं, लेकिन लगाते समय थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है जैसे वो भी सुन लो। सपोज करो R1 चेंज्ड बाय, अपन करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर अपन लिखते हैं कि R2 चेंज्ड बाय R2 प्लस R1। ठीक है, अब इस स्टेप में एक्चुअली हो क्या रहा है कि R1 खुद बदल रहा है। ठीक, तो R1 का अपन पुराना वाला वैल्यू यूज करके R2 को कैसे चेंज करेंगे? चीज क्लियर हुआ आप लोग को? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो कि ये दोनों ऑपरेशन में साइमल्टेनियसली लगा देता हूं। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं तो क्या होगा कि R1 खुद बदल रहा है और उसी स्टेप में आप क्या कर रहे हो कि R2 को भी बदल रहे हो बाय द हेल्प ऑफ R1। तो यहां पे R1 कौन सा यूज करोगे? पुराना वाला जो पड़ा हुआ है वो वाला, कि चेंज करके जो नया आएगा वो वाला? डिलेमा है, कौन सा चेंज होगा? तो इसीलिए इस टाइप का कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेस्ट क्या है कि एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन लगाओ। आओ, दो लगाओ ही मत। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? अरे आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि बुरा आया? अपन तीन चीज को एक साथ यूज कर सकते हैं। जो बदलेगा उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिसके मदद से बदलेंगे उसको जिस नंबर से भी चाहे मल्टीप्लाई करें, फिर हम जोड़ें वो भी सही है, सब्ट्रैक्ट करें वो भी सही है। हम अलग अलग स्टेप में रो और कॉलम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। मान लो पहले स्टेप में रो यूज किया, अगले स्टेप में हमको लग रहा है कि कॉलम यूज करके बेनिफिट होगा, कर लो कॉलम यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप में कभी एक से ज्यादा ऑपरेशन लोग साथ में नहीं लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा आया कि बुरा आया? ठीक है, लिखो इसमें नोट लिखो एक, यूज वन ऑपरेशन इन वन स्टेप, यूज वन ऑपरेशन इन वन स्टेप इन डिफरेंट स्टेप्स, फुल स्टॉप देके लिखना, इन डिफरेंट स्टेप्स you can use row and column both. In different steps you can use row and column both.
और एक नए पैराग्राफ में लिख लो इसी के नीचे, इट इज सिमिलर टू थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। इट इज सिमिलर टू थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। इट इज सिमिलर टू थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। हाँ एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस करेंगे तो दोनों प्लस आना चाहिए, एक प्लस एक माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। डिटरमिनेंट में हमेशा 3/3 का ही आएगा, कभी 2/2 का आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। हाँ नहीं समझ में क्या बोल, नहीं मैं कराऊंगा, क्वेश्चन ही कराऊंगा आज, टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ा वेट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इफ ए के सबस्क्रिप्ट में लिखना n इंटू एन, इफ ए सबस्क्रिप्ट n इंटू एन, देन इफ ए ने क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, इफ ए सबस्क्रिप्ट n इंटू एन, देन determinant adjoint a is equal to determinant a power n minus 1. determinant adjoint a is equal to determinant a power n minus 1, कॉमा देके लिखो, n is the order of a, n is the order of a। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ये डायरेक्टली लिख लो, determinant AB is equal to determinant A determinant B। determinant AB is equal to determinant A into determinant B। नेक्स्ट घटिया बात और लिख लो, वैसे काम शायद ही आएगा। इफ लिखो, इफ determinant A equal to A0 0 0 B 0 0 0 C, if determinant A equal to A0 0 0 B 0 0 0 C, then determinant A equal to ABC, then determinant A equal to ABC। जब कभी भी कोई डायगोनल डेटर्मिनेंट मिलेगा ना आपको, इसका एक्सपेंशन करने का जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा यही निकल के आता है, तो आप सीधा ABC से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को? अरे क्लियर हुआ, थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ? कौन है, आओ नेक्स्ट एक काम करो, कॉपी एक बार बंद करो। हाँ ये प्रॉपर्टी, हाँ सुनो, मैं ये बोल रहा था डिटरमिनेंट का जितना प्रॉपर्टी मुझे लिखाना था मैंने लिखा दिया। अब ना एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि जब क्वेश्चंस हम लोग को मिलेगा तो कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, ये तो आप लोग को आता ही होगा, स्कूल में तो सिखाया ही है। हाँ, दुख का बात यह है कि ये चीज किसी को नहीं आता दुनिया में कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए। मैं 5 मिनट का एक ज्ञान दूंगा आप लोग को, ज्ञान को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक गेम खेले हो कि नहीं खेले आप लोग, कैंडी क्रश? थोड़ा खेले हो कि पूरा खेले हो? थोड़ा बहुत भी तो खेला ही है। अभी देखो कैंडी क्रश में क्या होता है कि बेसिक रूल है कि 3 मिलाओ और पॉइंट बनाओ, ये रूल है। कभी कभी 4 मिल जाता है तो, और 5 मिलने में तो साउंड भी अजीब अजीब सा आता है नहीं क्या पता नहीं, शुगर वुगर कुछ बोलता है वो लोग हैं। लेकिन एक बात बताओ, कैंडी क्रश का ये बेसिक फंडामेंटल रूल मालूम होने के बावजूद क्या जरूरी कि हर गेम आपसे बन जाएगा? नहीं, लक पे डिपेंड करता है कि प्रॉपर टाइम पे सही ऑब्जर्वेशन आप कर पाए कि नहीं कर पाए। डिटरमिनेंट कुछ उसी टाइप का चैप्टर है, रूल्स है, ठीक है, कि हाँ ये प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है, बट प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड कोई ये मतलब डिमार्केशन नहीं है, ये कोई बाइफर्केशन नहीं कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लगना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी लग जाता है। तो अपन क्या करें कि शुरुआत के 20-25 एग्जाम्पल को शांति से सहें। जब मैं कुछ करूं तो उंगली उठा के ये मत बोलो कि सर क्यों किया ऐसा, उसको देखो कि हाँ सर ने ऐसा किया है, तो उसको अपन ऐसे याद रखिए, अच्छा हाँ ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर सर को दिखा तो सर ने ये वाला मैनिपुलेशन यहाँ पे लगाया है। आप हर चीज में उंगली उठाओगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा आपको। बचपन का एक चैप्टर याद करो, फैक्टराइजेशन, समझ में आया था कि बचपन में? मैं जब शुरू में ना क्लास 8 को पढ़ाता था तो फैक्टराइजेशन पढ़ाने में मेरा बड़ा दिमाग खराब होता था, क्योंकि उसमें बताने का कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। जब आप खूब सारा क्वेश्चन कर लोगे तो आपसे बनने लग जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन, कि देखो सोचो कि कौन सा मतलब कि इसमें फॉर्मूला में लग रहा है, ये किससे ये रिजेंबल कर रहा है, बट उसमें टीचर के बताने का कुछ नहीं होता। डिटरमिनेंट भी कुछ वैसा ही चैप्टर है,
शुरू शुरू में 15-20 एग्जाम्पल एकदम शांति से मन मार के बैठ के देखो कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं। फिर उसमें से मैं कुछ कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल आप लोगों को मार्क कराऊंगा कि इसका अप्रोच याद रखना कि ऐसा जब भी स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसी तरीके से प्रोसीड करना, यही सारा का सारा ऑपरेशन लगाओगे तो आपका आंसर आएगा। बात आया समझ? तो डिटर्मिनेंट किसके जैसा है? कैंडी क्रश के जैसा। किसके जैसा? कैंडी क्रश के जैसा। चलो ठीक है, ये तो कैंडी क्रश वाला बात हो गया। अब क्या है कि एक छोटा सा बात और है कि जनरली ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच हम लोग करेंगे कैसे। जनरल अप्रोच ये होता है हम लोग का कि जब कभी भी डिटर्मिनेंट का कोई सवाल आपको दिखाई दे, आपका पहला ट्रायल होना चाहिए कि कुछ कॉमन निकले। क्या ट्रायल होना चाहिए बताओ? फिर जोर से बोलो। कॉमन निकले। कॉमन निकले मतलब कॉमन पूरे में से आएगा कि लाइन से आएगा? लाइन से आएगा। तो कोई रो से कॉमन निकले तो हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे, कोई कॉलम से कॉमन निकले तो हम लोग फिर निकालने का ट्राई करेंगे। जहां से भी कॉमन निकले हम लोग ट्राई करेंगे कॉमन निकल जाए। अगर कॉमन निकला तो ठीक, अगर कॉमन नहीं निकला तो आपको दिमाग में कोई ऐसा ऑपरेशन सोचना है जो लगाने के बाद कुछ कॉमन निकले। बात एकदम ध्यान से सुनो। इफ स्टेप 1 आपको ट्राई करना है कि कॉमन निकले, निकल गया बहुत बढ़िया बात। यदि नहीं निकला, स्टेप 2 में आप ट्राई करेंगे कि कोई ऑपरेशन हम लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने का ड्राइविंग फोर्स, उसके पीछे का सोच ये होगा कि हमको अगले स्टेप में कॉमन चाहिए। जब ऑपरेशन खत्म हो जाए तो हमको कॉमन चाहिए। बात आया समझ? ये लॉजिक वर्क किया तो ठीक, और ये लॉजिक भी अगर वर्क नहीं किया तो नेक्स्ट हमको ट्राई करना है कि जितना हो सके जीरो बनाओ। एक स्टेटमेंट रटवाया था आप लोग को, क्या था बताओ? बोलो वी लव जीरोज। फिर बोलो वी लव जीरोज। तो यदि पहला लॉजिक नहीं वर्क करेगा, दूसरा लॉजिक नहीं वर्क करेगा, तो हम सोचेंगे तीसरे लॉजिक के बारे में। तीसरा लॉजिक है कि जीरो बनाओ विदाउट एनलार्जिंग द साइज ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। बस याद रखेंगे कि वी विल ट्राई टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विदाउट एनलार्जिंग द साइज ऑफ अदर एलिमेंट्स। मुझे अप्रोच बताओ। पहला ट्रायल क्या होगा? कॉमन निकालने का। दूसरा ट्रायल क्या होगा? ऑपरेशन लगा के कॉमन निकालने का, अगर पहले स्टेप में नहीं निकल पाया तो। और तीसरा ट्रायल क्या होगा? जीरो बनाओ विदाउट एनलार्जिंग अदर एलिमेंट्स। विदाउट एनलार्जिंग अदर एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? इसके बाद में एक तीसरा बात और है। तीसरा बात ये है, इस चैप्टर में दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है। कितना टाइप का होता है? कितना टाइप का? पहला टाइप होता है प्रूव विदाउट एक्सपेंशन। क्या होता है? प्रूव विदाउट एक्सपेंशन। थोड़ा जोर से और एक बार। और दूसरा टाइप होता है प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज। बोलो प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज। जहां लिखा है प्रूव विदाउट एक्सपेंशन, वहां पे तोड़ना फोड़ना मना है। आप डिटरमिनेंट ब्रेक नहीं कर सकते। जो एक्सपेंशन हमने सीखा है कि रो 1 से तोड़ दो, रो 2 से तोड़ दो, रो 4 से तोड़ दो, वैसा नहीं। बात आ रहा है समझ? लेकिन जहां लिखा है प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज, वहां पे जहां तक संभव हो प्रॉपर्टीज से खेलो। ठीक है? जब खेल खत्म हो जाए तो उसको फोड़ दो। क्लियर है? दो क्वेश्चन रहेगा। पहला प्रूव विदाउट एक्सपेंशन, जहां एक्सपेंशन मना ही है वहां पे एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दूसरा सवाल होगा प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज, वहां बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का मदद लीजिए, लेकिन अगर प्रॉपर्टी से सारा काम नहीं हो पा रहा तो लास्ट में आप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? पहला बात था कि डिटरमिनेंट इज लाइक कैंडी क्रश। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई स्पेशलाइज्ड रूल नहीं है कि वो कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, कहीं भी लग सकता है। दूसरा हाउ टू अप्रोच है कि भैया पहले कॉमन निकला तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन, फिर उसके बाद कॉमन, वो भी नहीं हुआ तो जीरो बनाओ और एलिमेंट्स को छोटा रखो, एनलार्ज मत होने दो। ठीक है? और उसके बाद में क्वेश्चन दो टाइप का होगा, प्रूव विदाउट एक्सपेंशन और प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर है सारा बात? इस पूरे कहानी में से क्या लिखवा दूं बताओ? हाउ टू अप्रोच खाली लिखवा देता हूं, बाकी सब तो समझ में आ गया होगा। लिखो हाउ टू अप्रोच। अरे बेटा ढक्कन संभालो। हाँ लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 ट्राई टू टेक समथिंग कॉमन। बांटो ये बांट लो। ट्राई टू टेक समथिंग कॉमन if possible. Step 2, try to take something common if possible. Step 2 लिखो apply some property and then try to take something common,
एंड देन ट्राई टू टेक समथिंग कॉमन। फिर नेक्स्ट लिखो थर्ड स्टेप, थर्ड में लिखो ट्राई टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ट्राई टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस without enlarging the other elements, without enlarging the other elements। देखो इतना ही लॉजिक है, बाकी तो सवाल करेंगे तो क्लियर होते जाएगा। शीट फटाफट बांट लो। शीट मिल गया सबको? शीट से ही करेंगे अभी। आप लोग थोड़ा शेयरिंग खेलो, एक मुझे दे दो। सभी लोग एक काम करो, कॉपी थोड़ा बंद कर लो, कोई विद्यार्थी छापेगा नहीं। कॉपी बंद हुआ? अरे तेजी से बंद करो, सबका कॉपी बंद होना चाहिए। बंद, खुला मत रखो, लिखने का मन करेगा। कॉपी बंद हुआ? अरे हुआ कि नहीं? चलो अब नंबर 1 देखो। वैसे ये सवाल क्या दिया है बताओ तो? प्रूव विदाउट एक्सपेंशन है कि प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज? तो तोड़ना फोड़ना अलाउड है कि अलाउड नहीं है? देखो ध्यान पूर्वक बोर्ड पर देखो। नंबर 1 अपने को जो प्रूव करना है उसका LHS लिख लेते हैं। ये है 1 1 1 ABC और क्या है B प्लस C प्लस A और A प्लस B। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखो, क्या कुछ कॉमन निकाल पाओगे कहीं से? शीट में मत देखो, बोर्ड पर देखो, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। कुछ कॉमन निकलेगा? पक्का नहीं निकलेगा। अब कुछ ऐसा सोचो जिसको हम लगाएंगे और लगाने के बाद कॉमन होना चाहिए। सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उस बात पे गौर फरमाओ। मान लो कि मैं ऐसा लगाऊं C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2, लगाना अलाउड है कि नहीं अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। क्या हो जाएगा? C1 चेंज्ड बाय C1 प्लस C2। मैं लिख देता हूं, नेत्रों को दिखेगा तो दिमाग में बेसिक घुसेगा। C1 प्लस C2 होना ये चाहिए 1 प्लस A 1 प्लस B 1 प्लस C ABC। अरे बोलो आप लोग, B प्लस C प्लस A प्लस B। लेकिन ये लगा के फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसा बेकार प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। मतलब कई लोग के मन में आता है कि सर यही क्यों लगाएं, जैसे आंसर आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं लगा? अरे कुछ और लगा के फायदा नहीं हो रहा था हमको। क्लियर है? प्रॉपर्टी आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेसिक फंडा इसके आपको फायदा होना चाहिए। आपको ये वाले चीज को क्या प्रूफ करना है? 0 प्रूफ करना है। मैंने समझाया था कि पहले कोशिश करो कॉमन लेने का। कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या समझाया? भाई कुछ ऐसा लगाओ जिससे कॉमन आए। थोड़ा ध्यान से घूरो, क्या आप लोग सोच पा रहे हैं C3 रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस C2? बोलो हाँ सर। क्या हो जाएगा बोलो? 1 1 1। देखो C3 बदल रहा है तो बाकी को पहले लिख लो। 1 लिख लिया, बताओ ABC। अब ये बताओ, देखो अब ये हल्का में जोर से बताओ। A प्लस B प्लस C, फिर बोलो A प्लस B प्लस C, लास्ट वाला A प्लस B प्लस C। क्या ये क्लियर हुआ? अब कुछ कॉमन आ पा रहा है? क्या आया इससे? A प्लस B प्लस C। ध्यान पूर्वक देखो, 1 1 1 ABC 1 1 1। ये क्या देख लिया बताओ? 0। कौन सा प्रॉपर्टी? 2 लाइन आइडेंटिकल होने से आंसर क्या होता है? 0। देखो अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा हुआ कि बुरा हुआ? आओ सवाल नंबर 2 करें। देखो अपने शीट में सवाल क्या है? 1 1 1 BC CA AB, फिर A B प्लस C B C प्लस A और C A प्लस B। भैया यही है LHS। सारे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देखें। क्या करें बताओ? पहले इसके सुंदरता को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, फिर लिखेंगे इसी को 1 1 1 BC CA AB। बोलो AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB। इसको देखने के बाद तो मानो अंधा बच्चा भी चीखेगा कि सर C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C2 कीजिए। देखो करके फायदा होगा कि नहीं होगा? बाकी कुछ करके फायदा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखो
दिस इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB, और यहां पे तो आंख बंद करके AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, और बोलो AB प्लस BC प्लस CA। क्या अगले स्टेप में ये पूरा कॉमन चला जाएगा? हाँ, तो बाहर गया AB प्लस BC प्लस CA, और अंदर क्या बचा? 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, फिर से वही कहानी 0। क्लियर हुआ? तीसरा सवाल देखिए, तीसरा में अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सोचिए, कोई बच्चा सोच पाया? तीनों को प्लस, वेरी गुड। आज मां सरस्वती आप लोग के साथ है, एक बार में सोच पा रहे हो आप लोग, गुड। हाँ भैया बताओ क्या करें? देखो दो तरीका है, किसी के मन करे तो ये लगा लेना, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो हाँ सर। और कोई बोले कि नहीं सर नहीं पसंद आया, तो कोई बात नहीं, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। जो बच्चा ये लगाएगा उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 0 0 0 डू और डू। अरे डू मतलब सेम, गलत बोल रहा हूं क्या? आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? और जो विद्यार्थी इसको कोशिश करेगा उसको क्या मिलेगा? 0 0 0 और कॉलम में डू डू। अरे मिला कि नहीं? 0। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 में बताइए क्या करें? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है, गुड। 4 सोचो। हाँ बोलो, गलती हो गया? कॉलम वाला में कॉमन आ रहा है? हाँ, क्यों लिखा? अरे बेटा क्या पूछ लिए बताओ? कौन पूछा? आप पूछे? अरे चेंज कौन हो रहा है? R1, तो बाकी तो चेंज नहीं होगा ना, तो बाकी R2 एज इट इज रहेगा जो पहले था। नहीं नहीं 0 के लिए नहीं, इसके लिए। अरे डू मतलब ऊपर से कॉपी हो रहा है, डू मतलब 0 नहीं नहीं नहीं। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल पढ़े कि नहीं पढ़े? थोड़ा आओ बोर्ड पर देखो, चौथे को देखोगे मन को अच्छा लगेगा। ध्यान से देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या है? बी सी ए बी, और क्या है? बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अच्छा सुनो, ध्यान से बोर्ड पर देखो, इक्वेशन नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 के एलिमेंट्स में कोई भेदभाव नहीं, सबका पावर देखो एक ही जैसा है, जहां है पावर 1 है। इक्वेशन मतलब क्वेश्चन 2 में भी वही बात, जिसका भी पावर है सिमिलर है। क्वेश्चन 3 में भी वही बात, पावर सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हो रहा है भेदभाव। क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है भेदभाव? कुछ आदमी लोग स्क्वायर है और कुछ आदमी लोग 1 है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 4 में क्या हो रहा है? भेदभाव। कैसा भेदभाव? पावर 2 एंड पावर 1। जब कभी भी ऐसा भेदभाव आपके आंखों के सामने आए, अपन फट से याद करें ABC बाई ABC। बोलो ABC बाई ABC। एक और बार बोलो ABC बाई ABC। अब सीखो कि ABC बाई ABC कैसे लगता है। क्या मैं इसके बाहर ABC बाई ABC लिख सकता हूं? ये देखना पाप तो नहीं है, बिल्कुल सही है ये वाला। अभी देखो क्या करेंगे, अगले स्टेप में नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। देखो ध्यान से देखना, समझ में एक ही बार में आ जाएगा ABC। और जो ऊपर वाला ABC है उसको प्यार से थोड़ा ज्ञान लगा के बांटेंगे। थोड़ा सोचो कि A हमको कौन से लाइन को देना चाहिए कि हमको फायदा हो। फर्स्ट को B किसको देना चाहिए और C किसको देना चाहिए? थोड़ा बताओ तो दे के क्या होगा? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, और यहां हो जाएगा ए बी प्लस सी। बेहतरीन बच्चों, फिर बताओ बी सी स्क्वायर ए बी सी, और यहां क्या होगा? बी सी प्लस ए। फिर बताओ सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी ए प्लस बी। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? जब कभी भी पावर का भेदभाव होता है तो हमेशा याद करेंगे एबीसी बाई एबीसी। एबीसी बाई एबीसी का बेहतरीन बात यह है कि आप पहले न्यूमरेटर का एबीसी प्यार से बांटो
आप बांटते समय रो में बंटवारा करोगे, पहले रो को एक, दूसरे रो को दूसरा और तीसरे रो को तीसरा, और जैसे ही अगले स्टेप में पहुंचोगे आंखों के सामने मानो कि ये नाचता हुआ एबीसी फिर बाहर आ जाएगा। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? आप बांटेंगे रो में और वो नाच के निकलेगा कहां से? कॉलम से। आप देखो, और यहां तो नाच का अलग ही दृश्य है, देखो एक और निकल रहा है कभी कभी, समझ रहे? बोनस। तो यहां ये होगा एबीसी इंटू एबीसी बाई एबीसी, और अंदर क्या हालत होगा देख लो। हाँ, मैं भावनाओं को समझ पा रहा हूं। बीसी सी ए बी 1 1 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए, और बोलो सी ए प्लस सी बी। क्या ये समझ में आया? इसके बाद तो मुझे लगता है बताने का जरूरत नहीं है कुछ। C3 रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस C1 का हो जाएगा। अच्छा सुनो, एबीसी काट ले, एक एबीसी बच गया हाथ में, बाहर रखो। अंदर होगा BC CA AB 1 1 1 AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA। बोलो हाँ सर। कॉमन आ गया यहां से? आते फिर 1 1 मैच, आंसर 0। पल्ले पड़ा, थोड़ा की बुरा। डिटरमिनेंट में जो अप्रोच में बता रहा हूं समझ में आ रहा है धीरे धीरे? बोलो एबीसी बाय एबीसी। देखो एबीसी बाय एबीसी भेदभाव पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? भेदभाव। देखो स्क्वायर है और पावर 1 है इनका, तो इसमें क्या करें अपन, बाहर एक एबीसी बाय एबीसी लिखें। बेसिकली इसके बाहर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। एबीसी बाय एबीसी का वैल्यू भी 1 ही है, तो अपन बस एक बार पहले एबीसी बाय एबीसी लिखें, डिनोमिनेटर वाले एबीसी को कंटिन्यू करें और न्यूमरेटर वाले एबीसी को प्यार से बांटें। हमने लास्ट क्लास सीखा था एक प्रॉपर्टी में कि जो भी नंबर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होता है वो सारे एलिमेंट को नहीं मिलता। किसको मिलता है? एक लाइन को मिलता है। समझ में आ रहा है? जो ए है वो अंदर जाएगा, सबको नहीं मिलेगा, किसी एक लाइन को मिलेगा। तो लॉजिकली सोचो किसको देके सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अगर इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी हो जाएगा, इसको दोगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉमन नहीं निकाल पाओगे फिर। तो ए इसी को दो, बी इसी को दो, सी इसी को दो। उससे फायदा क्या होता है? सब में एबीसी क्रिएट हो रहा है। क्लियर हुआ? फिर कॉमन निकला, फिर तो जरूरी नहीं कॉलम में भी दे सकते हो। वो एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कहां हमको कैसा फायदा हो रहा है। बेसिक बात, सेल्फिश बनो, अपना फायदा देखो। ठीक, छापिए।